सो दोस्तों, अगर आप सभी ब्लू लॉक के एनिमे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि एनिमे के अंदर अब मांगा का वन ऑफ द बेस्ट आर्क शुरू होने वाला है और ये आर्क है अंडर 20 आर्क। और दोस्तों, ये वाला आर्क स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इसी के अंदर हमारी ब्लू लॉक की टीम का फुटबॉल मैच होगा जापान देश की अंडर 20 टीम से। और अगर इस मैच के अंदर ब्लू लॉक की टीम हार जाती है तो ब्लू लॉक का सफर यहीं पर एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लू लॉक की टीम जीतती है तो फिर उसके बाद ये टीम जापान की अंडर 20 टीम को रिप्लेस कर देगी एंड फिर जापान को रिप्रेजेंट करते हुए यही टीम इंटरनेशनल मैचेस में खेलेगी। सो दोस्तों, आप सब भी आज दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके लिए ब्लू लॉक मांगा के इस अंडर 20 आर्क को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप सब इस पूरे मैच का मजा सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर ले सकें। सो इसी बात पे दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि उसी से आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर इस बारे में जरूर बताना। सो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लू लॉक टीम और जापान अंडर 20 टीम के मैच को देखने से पहले आपके लिए इन दोनों टीम्स के प्लेयर को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इन दोनों टीम्स के सारे प्लेयर्स को उनके नाम से और उनके फेस से जान जाएंगे तो फिर आपके लिए पूरा मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि मैच के दौरान आपको ये पता होगा कि आपको कौन से प्लेयर को सपोर्ट करना है और कौन से प्लेयर को सपोर्ट नहीं करना है। सो फिर चलिए अब जल्दी से इन दोनों टीम्स के सारे प्लेयर्स को जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं ब्लू लॉक टीम की। सो ब्लू लॉक की फुटबॉल टीम के अंदर जो टॉप 11 प्लेयर्स हैं उनमें से पहला है इतोशी रिन जो की टीम का कैप्टन होगा। देन उसके बाद जिन गागामारू जो की टीम का गोलकीपर होगा एंड फिर बाकी के प्लेयर्स हैं मेगुरु बाचिरा, हियोमा चिगिरी, जुबे आर्यू, इकी निको, कैन्यू युकिमिया, ताबितो कारासु, एता ओतोया, सेइशिरो नागी एंड आखिर में योइची इसागी। और इनके साथ ही दोस्तों बात करें जापान अंडर 20 टीम के प्लेयर्स की। सो दोस्तों, इस टीम के अंदर 11 नहीं बल्कि 12 प्लेयर्स का नाम मेंशन है और इन सभी प्लेयर्स में पहला प्लेयर है इतोशी साई जो की इतोशी रिन का बड़ा भाई है। देन उसके बाद है रुइसी शिडो जो की ब्लू लॉक का सेकंड बेस्ट प्लेयर है। देन उसके बाद है शूटो सेंडो, फिर जैन फाकाकू, काजुमु नियो, तेपी नेरू, मिरोकु दाराई, इत्सुकी वाकात्सुकी, हारू हयाते, टेरू किट्सुने जाटो, केंटो चो और आखिर में ओलिवर आइको जो कि जापान अंडर 20 टीम का कैप्टन होगा। सो अब इन सारे प्लेयर्स को जानने के बाद चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इन सब की शुरुआत होते ही हम सबसे पहले इतोशी साई को देखते हैं जो कि होटल की लॉबी में चलते हुए अपने रूम में जा रहा होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इतोशी साई के रूम के बाहर ओलिवर आइको पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है और ये ओलिवर आइको जापान की अंडर 20 टीम का कैप्टन है जो कि इतोशी साई के यहाँ पर आते ही उससे कहता है, हे लिटिल चैंपियन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओलिवर की बात सुनकर इतोशी साई बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करता है एंड वो उससे कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है वो जल्दी से बोलो। जिसके बाद ही ओलिवर इतोशी साई से बोलना स्टार्ट करता है एंड वो साई से कहता है कि तुम जो प्लेयर अपने साथ लेकर आए हो जिसका नाम शीडो है वो हमारी टीम के स्टार प्लेयर शूटो सेंडो के साथ बार बार पंगे ले रहा है और अभी कुछ टाइम पहले वो उससे फिर से भिड़ गया है एंड इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये दोनों प्लेयर्स एक ही टीम में रह पाएंगे। लेकिन इतोशी साई जैसी इस बात को सुनता है वैसे वो ओलिवर से कहता है, अच्छा तो ये बात है, अगर ऐसा है तो एक काम करो, सेंडो को निकाल दो। ओलिवर जैसी इस बात को सुनता है वैसे वो साई से कहता है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि सेंडो हमारी टीम का स्टार प्लेयर है और बेशक से तुम्हारे लिए वो एक फालतू का प्लेयर हो सकता है लेकिन मैं ही जानता हूँ कि वो प्लेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर हम लोग सेंडो को टीम से निकालते हैं तो उसके साथ साथ और भी कई सारे प्लेयर्स टीम को छोड़कर चले जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये मैच ही नहीं होगा और अगर मैच ही नहीं हुआ तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसलिए इतोशी साई, मैं ये चाहता हूँ कि तुम शीडो नाम के जिस प्लेयर को अपने साथ लेकर आए हो तुम उसे ही हमारी टीम से बाहर निकाल दो क्योंकि ऐसा करना ही तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। साई जैसी इस बात को सुनता है वैसे वो ओलिवर से कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ धमकी दे रहे हो? जो बात सुनकर ओलिवर साई से कहता है, नहीं इतोशी साई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ बल्कि मैं तुमसे सिर्फ वो करने के लिए कह रहा हूँ जो करना बिल्कुल सही होगा और बेहतर यही होगा कि हम शीडो को टीम से निकाल दें और सेंडो को खिलाएं। ये बात सुनकर इतोशी साई ओलिवर से कहता है कि क्या मुझसे ये सब बोलने के लिए तुमसे फुटबॉल फेडरेशन ने बोला है? जो बात सुनकर ओलिवर धीरे से हंसता है और फिर वो साई से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि तुमसे ये सारी बातें बोलना मेरा खुद का फैसला है और वैसे भी मैं जापान अंडर 20 टीम का कैप्टन हूँ इसलिए मेरी टीम के अंदर कोई दिक्कतें ना आए ये सब मेक श्योर करना मेरा काम है और इसीलिए अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा फैसला क्या है। अब ओलिवर की बात सुनकर इतोशी साई उसकी बात मान जाता है और वो मेक श्योर करता है कि टीम में शीडो नहीं बल्कि सेंडो ही खेलेगा। ये सुनकर ओलिवर साई के सामने अपना हाथ बढ़ाता है और उससे हैंडशेक करता है लेकिन साई उससे बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लू लॉक फैसिलिटी को देखते हैं जहाँ पर सुबह सुबह हमें पता लगता है कि वो आज का दिन है जिस दिन ब्लू लॉक वर्सेस जापान अंडर 20 टीम का मैच होने वाला है और इसीलिए आज का दिन ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स के लिए बहुत खास है। यहाँ हम ब्लू लॉक टीम के सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो कि आज सुबह सुबह मॉर्निंग में जाकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके होते हैं और यहाँ पर हम इसागी को देखते हैं जो कि काफी शांति से अपने मन में सोच रहा होता है कि आज का दिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि उसने आज तक जो भी कुछ किया था वो सब कुछ उसने आज के दिन के लिए किया था और
इसीलिए आज चाहे जो भी हो जाए उसे मैच के अंदर अपना बेस्ट देना होगा। इसके बाद हम बारी बारी करके सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो कि अपने डेली रूटीन के सारे काम करते हैं, जैसे कि वर्कआउट करना, नाश्ता करना, तैयार होना और मैच के लिए ड्रेसअप करना। इसके बाद हमें शहर का नजारा दिखता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं और इन सभी होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स पर लिखा होता है जापान अंडर-20 वर्सेस ब्लू लॉक का एग्जीबिशन मैच, जो कि आज ही होगा। और इसीलिए इन सारे बिलबोर्ड्स को देखकर जो पब्लिक होती है वो भी मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हालांकि यहाँ पर लोगों की बातों से हमें पता लगता है कि शहर के लोग ब्लू लॉक टीम को तो नहीं जानते, बट सभी लोग जापान की अंडर-20 टीम को जानते हैं और उनमें से भी जो हितोशी साई है उसे तो हर बच्चा जानता है। और अब क्योंकि ये हितोशी साई जापान की अंडर-20 टीम में आज खेलने वाला था, इसलिए इस बात से पूरे शहर के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और शहर का हर एक आदमी इस मैच को देखना चाहता था। अब इसके बाद ही हम जापान अंडर-20 टीम के कैप्टन को देखते हैं, यानी कि ओलिवर आइकू को, जो कि इस टाइम पर सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा होता है और अपनी जॉगिंग को कंप्लीट करके वो एक बेंच पर बैठता है और फिर वो अपने फोन को ओपन करके ब्लू लॉक टीम के बारे में जानने लगता है ताकि वो ये जान सके कि आज उसका मैच किससे और कैसे कैसे प्लेयर्स से होने वाला है। लेकिन फिर इसी टाइम पर हमें ओलिवर का फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पर ओलिवर ये इमेजिन करता है कि जब वो छोटा था तब वो अपने बचपन में हमेशा से एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था और ऐसा करने के लिए वो अपने फुटबॉल स्किल्स को बहुत इंप्रूव करता था। लेकिन ओलिवर का जो कोच था वो ओलिवर को हमेशा अपने तरीके से चलाता था, बट उसी वजह से ओलिवर अपने पीक पोटेंशियल को कभी नहीं जान पाया था क्योंकि वो अपने फुटबॉल के अंदर जिस चीज में बेस्ट था वो उन स्किल्स पर कभी ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाया था। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा ब्लू लॉक फैसिलिटी दिखती है और इस ब्लू लॉक फैसिलिटी के अंदर हम देखते हैं ब्लू लॉक स्टेडियम को और ये वही स्टेडियम है जिसमें आज का मैच होने वाला है। यहाँ पर एग्जीबिशन मैच की सारी तैयारियां चल रही होती है और यहाँ पर सभी वर्कर्स भी जल्दी से स्टेडियम को मैच के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अब इसके बाद ही हम ब्लू लॉक टीम के कैप्टन हितोशी रेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मेडिटेशन करके अपने फोकस को बढ़ा रहा होता है। मेडिटेशन करते हुए हितोशी रेन अपने फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हितोशी रेन छोटा था तब उसे अपने टॉयज के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन हितोशी रेन का बड़ा भाई हितोशी साई बचपन से ही फुटबॉल में बहुत ही अच्छा था और बचपन से ही उसे फुटबॉल खेलना भी बहुत पसंद था एंड इसीलिए हितोशी साई ने अपने छोटे भाई हितोशी रेन को भी फुटबॉल खेलना सिखाया, जिसके बाद ही हितोशी साई और हितोशी रेन दोनों भाई एक साथ खेलने लगे। लेकिन अब आज का दिन हितोशी रेन के लिए बहुत अलग है क्योंकि आज के दिन वो और उसका भाई एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाले हैं। लेकिन हितोशी रेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो इस मैच को खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब इसके बाद ही हम ब्लू लॉक फैसिलिटी के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर अब धीरे धीरे करके सारे लोग मैच को देखने के लिए आना स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पर सभी लोगों की बातों से हमें पता चल रहा था कि ये सभी लोग आज जापान अंडर-20 को सपोर्ट करने आए हैं और ये सारे के सारे लोग आज हितोशी साई को देखने के लिए एक्साइटेड है। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख रहे थे कि ऑडियंस में से कोई भी आदमी ब्लू लॉक की टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि लोग तो ये भी कह रहे थे कि आज के मैच को जापान अंडर-20 जीतेगा और वो भी इसीलिए क्योंकि इस टीम के अंदर हितोशी साई है। हालांकि हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि हितोशी साई के साथ साथ बहुत से लोग शूटो सेंडो को भी सपोर्ट करते हैं और लोगों की बातों से हमें पता लगता है कि जापान अंडर-20 टीम का स्टार प्लेयर सेंडो काफी अच्छा प्लेयर है। अब इसके बाद ही हमें स्टेडियम के अंदर का सीन दिखता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मैच को देखने के लिए अब बहुत सारे लोग आ चुके हैं। यहीं पर इस मैच को अटेंड करने के लिए इसागी के फादर और मदर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसागी के मदर फादर को इस बात का बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि उनका बेटा इसागी आज इतना आगे आ चुका है कि आज वो जापान देश के नेशनल टीम के खिलाफ खेल रहा है। लेकिन वहाँ पर इसागी के फादर मदर इस बात को नोटिस करते हैं कि यहाँ बैठे सारे लोग जापान अंडर-20 टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और ब्लू लॉक की टीम का तो कोई नाम तक नहीं ले रहा है और जो भी ब्लू लॉक टीम का नाम ले रहा है वो उसे बुरा भलाई कह रहा है। लेकिन अब इसके बाद ही मैच के स्टार्टिंग का टाइम आ जाता है और इसके लिए स्टेडियम की सारी लाइटों को बुझा दिया जाता है और सभी ऑडियंस के सामने बड़े से स्क्रीन में हितोशी साई को डिस्प्ले किया जाता है और इस बैनर में लिखा होता है कि हितोशी साई आज जापान अंडर-20 टीम के अंदर अपना डेब्यू करने वाला है और इसीलिए इस बैनर को देखते ही सारी ऑडियंस पागल हो जाती है। सभी जोर जोर से चिल्लाते हैं और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, हितोशी साई। लेकिन फिर हितोशी साई के बाद जापान की टीम के सारे प्लेयर्स को भी डिस्प्ले किया जाता है और ऑडियंस ये देखती है कि आज जापान टीम से कौन कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं। इसके बाद ही हम ब्लू लॉक टीम के मेंबर्स को देखते हैं जो कि ड्रेसिंग रूम के अंदर अपनी ब्लू लॉक की टीम की टी-शर्ट पहन रहे होते हैं, बट यहाँ पर हम इसागी, बाचीरा और चिगिरी को देखते हैं जिन्हें यहाँ पर इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि अब वो लोग फुटबॉल की दुनिया में इतना आगे आ चुके हैं। यहाँ तक कि ब्लू लॉक की टीम में शामिल होकर जापान अंडर-20 के खिलाफ खेलना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था और इसीलिए सारे के सारे प्लेयर्स आज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। लेकिन फिर इसके बाद ही ईगो यहाँ पर आता है और वो यहाँ पर आकर टॉप 11 प्लेयर्स को बताता है कि ब्लू लॉक के अंदर टॉप 11 के अलावा जो प्लेयर्स थे जो कि टॉप 11 में शामिल नहीं हुए थे उन सभी प्लेयर्स को आज के मैच के लिए रिजर्व में रखा गया है और इसीलिए जरूरत पड़ने पर उन प्लेयर्स को भी खेलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद ईगो अपनी पूरी टीम को जापान अंडर-20 टीम के प्लेयर्स को दिखाता है ताकि सभी प्लेयर्स की लिस्ट को जानकर ब्लू लॉक टीम को पता चल सके कि आज उनका मुकाबला किन किन से होने वाला
है। लेकिन यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि ब्लू लॉक टीम के प्लेयर्स इस बात को देखकर शॉक हो जाते हैं कि जापान अंडर-20 टीम के अंदर शीडो का नाम ही नहीं होता है, यानी कि आज शीडो जापान अंडर-20 के अंदर नहीं खेलने वाला है। और दोस्तों हम सब इस बात को जानते हैं कि ओलिवर ने इतोशी साई से कहकर शीडो को टीम से निकलवाया है। लेकिन अब इसके बाद ईगो अपनी टीम को मोटिवेट करना स्टार्ट करता है और वो अपनी टीम के सारे प्लेयर्स से कहता है कि आज उन सभी प्लेयर्स को किसी और चीज पर फोकस ही नहीं करना है, बल्कि आज के दिन उन सबका फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ आज के मैच के ऊपर। और इसीलिए इन बीते 15 दिनों के अंदर उन सभी प्लेयर्स ने जो भी हार्ड ट्रेनिंग की है उन्हें आज के मैच में उसका रिजल्ट दिखाना है। आगे ईगो कहता है आज की तारीख में ब्लू लॉक को कोई नहीं जानता है और इसीलिए ये परफेक्ट टाइम है आज पूरी दुनिया को दिखाने का कि ब्लू लॉक क्या है और वो क्या कर सकते हैं। और इसीलिए मेरे बिना तराशे हुए नगीनो आज जाओ इस मैच को खेलो और इस 90 मिनट के अंदर अपनी तकदीर बदल दो और अपने पैरों से अपनी नई तकदीर लिख दो। हम ये देखते हैं कि ईगो की इन बातों को सुनकर सारे प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा हाइप्ड हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान आगे ईगो कहता है मेरे बिना तराशे हुए नगीनो हम लोग ब्लू लॉक है और इसीलिए आज हम इस मैच को सिर्फ खेलने नहीं आए हैं बल्कि हम इस मैच को जीतने आए हैं और इसीलिए जाओ और दिखा दो दुनिया को कि तुम क्या कर सकते हो। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ब्लू लॉक टीम और जापान अंडर-20 टीम दोनों टीम के सारे प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं और फिर दोनों टीम्स रूल्स के हिसाब से रॉ बनाती है एंड स्टेडियम में अपनी एंट्री के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर जापान अंडर-20 की टीम में सबसे आगे खड़ा होता है इतोशी साई और वहीं बगल में ब्लू लॉक की टीम के सबसे आगे खड़ा होता है इतोशी रेन। यहाँ पर इतोशी रेन अपने बगल में अपने बड़े भाई को घूम के देखता है, लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि इतोशी साई अपने छोटे भाई पर नजर भी नहीं देता है और वो बड़े आराम से इतोशी रेन को इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर इसके बाद ही उन दोनों टीम्स के आगे का गेट ओपन होता है और गेट के खुलते ही दोनों टीम्स स्टेडियम में एंटर होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसी टीम्स एंटर होती है वैसी वहाँ स्टेडियम में बैठी सारी ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है इतोशी साई। और इतोशी साई के साथ साथ सभी लोग जापान की टीम को भी सपोर्ट करने लगते हैं। ये सब देखकर इसागी के होश उड़ जाते हैं और वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा होता है कि आज उसके मैच को देखने के लिए इतने सारे लोग आए हैं। इसके बाद ही हम कमेंटेटर्स को देखते हैं जो कि इस मैच को अनाउंस करते हैं और अपनी बातों से पब्लिक को एंटरटेन करते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि कमेंटेटर्स भी इस मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस मैच के अंदर फुटबॉल का बीस्ट इतोशी साई खेलने वाला है। इसके बाद ही हम फिर से इसागी को देखते हैं जो कि अपने मन में खुद से बोल रहा होता है कि उसकी जिंदगी कैसे से कैसी हो गई है। ब्लू लॉक के अंदर आने से पहले तक वो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ब्लू लॉक में आने के बाद वो इतने सारे लोगों के बीच खेलने वाला है। लेकिन इसके साथ ही इसागी थोड़ा सा नर्वस भी होता है क्योंकि आज से पहले इसागी ने इतने सारे लोगों के सामने कभी नहीं खेला था एंड इसीलिए उसके ऊपर ऑडियंस का थोड़ा सा प्रेशर होता है जो कि एक नए प्लेयर के हिसाब से काफी ज्यादा कॉमन है। लेकिन आगे इसागी खुद से कहता है कि आज मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आज यहाँ पर कौन मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मुझे किसी से फर्क पड़ेगा तो वो है ये जापान की अंडर-20 टीम, क्योंकि आज के इस मैच के अंदर मुझे इन सबको डिस्ट्रॉय करना है और इस पूरे बैटल को जीतकर ब्लू लॉक के नाम करना है। और फिर हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि अब इसागी के अंदर एक अलग ही आग जलती है और वो इस मैच को खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन फिर इसके बाद इतोशी रेन इसागी को धीरे से कोनी मारता है एंड फिर वो उससे कहता है आज कुछ भी हो इसागी, तुम घबराना मत, आज का ये मैच हमारा है और हम इसे जीत कर ही रहेंगे। अब इसके बाद ही मैच स्टार्ट होता है। मैच के स्टार्ट होते ही इतोशी रेन बॉल को इसागी को पास करता है, जिसके बाद इसागी बॉल को लेकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। लेकिन तभी इसागी ये देखता है कि उसके सामने बीस्ट आ चुका है, द इतोशी साई, और इसीलिए अपने सामने इतोशी साई को देखकर इसागी बॉल को सीधा इतोशी रेन को पास देता है। जिसके बाद रेन जैसी बॉल को लेता है वैसी वो उसे धीरे से नागी को पास करता है और फिर इसके बाद इसागी, रेन और नागी तीनों मिलकर अपना ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं और अपने ट्रायंगल का यूज करके धीरे धीरे करके बॉल को आगे लेकर आते हैं। इसके बाद ही हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ से हमें पता लगता है कि ये तीनों ईगो के बताए हुए तरीके से ही खेल रहे हैं। फ्लैशबैक में ईगो इन सबको बता रहा होता है कि मैच के स्टार्ट होते ही रेन, इसागी और नागी तीनों मिलकर बॉल को लेकर आगे जाएंगे और जब ऐसा होगा तब टीम के जितने भी मिडफील्डर्स होंगे वो सब भी आगे आ जाएंगे ताकि वो सब प्लेयर्स इन तीनों को बैकअप दे सकें। और फिर इसीलिए इस टाइम पर फॉर्मेशन होगा 3, 6 और 1 का और इनकी इसी फॉर्मेशन को कहा जाएगा नाइट्रो फॉर्मेशन। इसके साथ ही दोस्तों हम सभी ये जानते हैं कि ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स को एक स्ट्राइकर के तौर पर ही ट्रेन किया गया है और इसीलिए आज के मैच में ब्लू लॉक के जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें से हर एक प्लेयर कैपेबल है गोल करने के लिए, जिसका मतलब ईगो ने इस पूरी टीम को अटैकर्स की टीम बनाया है। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अपने प्लान के हिसाब से ब्लू लॉक टीम के सारे मिडफील्डर्स धीरे धीरे करके आगे जाने लगते हैं एंड वो सभी मिलकर अपने नाइट्रो फॉर्मेशन को फॉर्म कर लेते हैं। बट ये देखकर जापान अंडर-20 की टीम को कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो इन सभी प्लेयर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इस टीम के इतने सारे प्लेयर्स इतना आगे क्यों आ रहे हैं। इसी टाइम पर इसागी समझ जाता है कि इस टाइम पर जापान टीम के सारे प्लेयर्स कंफ्यूज हैं और इसीलिए ब्लू लॉक टीम का फॉर्मेशन क्या है ये समझने में उन्हें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा एंड इसीलिए ये टाइम बेस्ट है उन सबके गोल करने के लिए। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि बॉल इसागी के पास होती है जिसे वो जल्दी से बाचिरा को पास करता है। बाचिरा अपनी स्पीड का यूज करके बॉल को आगे लेकर जाता है बट उसी टाइम पर जापान टीम का एक प्लेयर उसके सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बाचिरा अपनी स्पीड को यूज करता है और उस प्लेयर को चकमा देते हुए आगे निकल जाता है। ये देखकर सारी की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है और उन सभी को ये यकीन ही नहीं होता है कि ब्लू लॉक टीम के प्लेयर्स इतने ज्यादा स्किलफुल है। अब इसके बाद ही बाचिरा को रेन को पास देना होता है, लेकिन बाचिरा नोटिस करता है कि रेन के पास 2 प्लेयर्स हैं, साथ ही साथ नागी के साथ भी एक और प्लेयर है और इसीलिए बाचिरा इन दोनों को पास नहीं दे सकता था क्योंकि उसे एक ऐसे प्लेयर को पास देना था जो इस टाइम पर फ्री हो ताकि उसकी टीम का वो प्लेयर बिना किसी दिक्कत के बॉल को आगे लेकर जा सके। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि पीछे से इसागी सामने आता है
जिसे बाजीरा भी जल्दी से नोटिस कर लेता है और इसीलिए बाजीरा सीधा बॉल को किक करता है एंड उसे डायरेक्टली इसागी को पास देता है। अब इसागी भी बॉल और नेट को देखकर साफ क्लियरली समझ चुका था कि ये टोटली उसका गोल है और अब उसे इस गोल को कैसे करना है इसागी इन सब चीजों को भी फिगर आउट कर चुका था। लेकिन फिर अगले पल इसागी को कुछ फील होता है और इसागी ये महसूस करता है कि मानो उसके आसपास कोई बड़ा सा कोबरा है, एक ऐसा कोबरा जिसने इसागी को जकड़ लिया है। और फिर अगले पल इसागी ये देखता है कि उसके सामने वही कोबरा आ चुका है जो कि है जापान अंडर 20 टीम का कैप्टन यानी कि ओलिवर आइकू, जो कि यहाँ पर जैसे इसागी के सामने अपनी एंट्री लेता है वैसी वो बॉल पर अपना हेडशॉट मारता है और उस बॉल को सीधा अपने टीम के प्लेयर्स के पास भेज देता है। ये देखकर इसागी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ये नोटिस किया था कि ओलिवर काफी पीछे था और इसीलिए वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ओलिवर इतनी जल्दी इतना आगे कैसे आ गया। लेकिन वहाँ स्टेडियम में जितनी भी ऑडियंस होती है वो ओलिवर के इस हेडशॉट की दीवानी हो जाती है और इसीलिए सभी लोग मिलकर ओलिवर का नाम चिल्लाने लगते हैं। लेकिन फिर इसके बाद इसागी ये फिगर आउट करता है कि ओलिवर किस तरह से यहाँ पर आया और किस तरह से उसने उसका गोल ले लिया है। लेकिन इन चीजों को जानकर इसागी काफी ज्यादा शॉक होता है एंड वो ओलिवर की स्किल्स को समझता है और इसीलिए इसागी को ये समझ में आता है कि आखिरकार क्यों ओलिवर जापान अंडर 20 टीम का कैप्टन है। लेकिन अब इसागी को ये प्लेयर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इसीलिए इसागी ये डिसाइड करता है कि यही वो प्लेयर है जिसे वो चैलेंज कर सकता है और इसीलिए अब इसागी और भी ज्यादा हाइप्ड हो जाता है। इसके साथ ही इसागी इस बात को फिगर आउट करता है कि ओलिवर आइको की फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही कमाल की हैं और इसीलिए ये जापान अंडर 20 टीम का बेस्ट डिफेंडर है। इसीलिए अगर उसने ओलिवर आइको को क्रश नहीं किया तो उसकी टीम इस मैच को कभी नहीं जीत पाएगी। लेकिन फिर इसके बाद ही मैच फिर से रिस्टार्ट होता है जिसमें सबसे पहले चिगिरी बॉल को इसागी को पास करता है और फिर आगे इसागी इस बॉल को सीधा रिन को पास करता है। लेकिन फिर अगले पल रिन के पास ओलिवर आता है और वो रिन को फ्रीली मूव करने से रोक देता है, यहाँ तक कि ओलिवर रिन को इसागी को भी बॉल पास करने नहीं देता है। लेकिन फिर इसके बाद ही ओतोया सामने आता है, वही ओतोया जिसे ब्लू लॉक टीम का निंजा कहा जाता है। लेकिन इस ब्लू लॉक के निंजा को रोकने के लिए भी एक और प्लेयर सामने आ जाता है जो कि जापान अंडर 20 टीम का दाराई होता है। यहाँ पर ओतोया दाराई को चकमा देकर आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि दाराई भी ओतोया को बिल्कुल कॉपी करता है और ओतोया जहाँ से भी निकलने की कोशिश करता है ओतोया उसे वहाँ से रोक देता है। इधर रिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है और इसीलिए वो किसी तरह से इसागी को बॉल वापस पास करता है, जिसके बाद इसागी भी जल्दी से बॉल को पास करता है और वो बॉल को यूकी मिया को दे देता है। अब यूकी मिया बॉल को लेकर आगे बढ़ता है लेकिन उसे रोकने के लिए भी एक और प्लेयर आ जाता है जिसका नाम होता है नेरू। लेकिन यूकी मिया किसी तरह से बॉल को लेकर आगे जाता है बट नेरू उसकी स्पीड को मैच करता है और फिर अगले पल वो यूकी मिया के सामने आ जाता है और फिर नेरू देखते देखते यूकी मिया के सामने से बॉल को हिट करके पास कर देता है। लेकिन जापान टीम से पहले नागी वहां पर आता है और वो जल्दी से बॉल को अपने पास ले लेता है। लेकिन फिर तभी नागी के पास जापान अंडर 20 टीम का दूसरा डिफेंडर आता है और वो नागी की बॉडी को पूरी तरह से दबा देता है और इस प्लेयर का नाम होता है नियू काजुमा और इसकी वजह से यहाँ पर नागी मूव तक नहीं कर पाता है। ये नियू काजुमा यहाँ पर नागी से कहता है मैं अपनी टीम का डोबरमैन हूँ, यानी कि वो डॉग जो कि अपनी टीम को गार्ड करता है और वो देखो तुम्हारे सामने मेरा मास्टर आ रहा है। और फिर हम भी ये देखते हैं कि नागी के सामने से ओलिवर आता है एंड वो नागी की आंखों के सामने उससे बॉल लेकर निकल जाता है और फिर अगले पल ओलिवर इस बॉल को पास करता है इतोशी साई को, यानी कि द बीस्ट को। इसके बाद इतोशी साई बॉल को लेकर पूरी तेजी से आगे बढ़ता है और इसीलिए ये देखकर पूरा स्टेडियम लोगों की आवाज से भर जाता है। सभी लोग इतोशी साई का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि एज ऑफ कोर्स इतोशी साई इस पूरे मैच का स्टार प्लेयर है और आज सभी के सभी लोग इसी प्लेयर को देखने आए हैं। इधर साई बहुत तेजी से बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ता है लेकिन फिर तभी उसे रोकने के लिए ब्लू लॉक टीम से चिगिरी आता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि चिगिरी इतोशी साई का कुछ नहीं कर पाता है एंड यहाँ पर इतोशी साई बॉल को किक करता है और उसे सीधा अपनी टीम के केंतो के पास भेज देता है। इसके बाद ही केंतो को रोकने के लिए ब्लू लॉक टीम से जुबे आता है बट वो भी केंतो से बॉल नहीं ले पाता और केंतो इस बॉल को अपनी टीम के दूसरे प्लेयर के पास कर देता है। हालांकि इस प्लेयर को रोकने के लिए कारासु आता है लेकिन ये प्लेयर इस बॉल को फिर से इतोशी साई को पास कर देता है, जिसके बाद इतोशी साई फिर से बॉल को लेकर आगे आता है लेकिन इस बार उसे रोकने के लिए नीको आता है और नीको के साथ साथ वहाँ पर चिगिरी भी पहुंच जाता है। लेकिन इतोशी साई उन दोनों के होते हुए भी बॉल को किक करता है और वो बॉल को सीधा सेंडो को दे देता है। और दोस्तों ये वही सेंडो है जिसकी बात ओलिवर ने इतोशी साई से की थी। यहाँ पर सेंडो बॉल को जोर से किक करता है जिसके बाद बॉल सीधा नेट के अंदर जाती है। लेकिन नेट को टच करने से पहले हम ये देखते हैं कि गागा मारू जोरदार जंप मार के बॉल को रोक देता है और गोल होने से बचा लेता है और फिर इसके बाद ही बॉल सीधा कॉर्नर एरिया पर पहुंच जाती है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर इतोशी साई आता है और वो बॉल को अपने पास ले लेता है। लेकिन गागा मारू नोटिस करता है कि जहाँ पर इतोशी साई खड़ा है वो वहाँ से गोल नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसी पोजीशन से गोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। लेकिन दोस्तों यहीं पर इतोशी साई अपना जलवा दिखाता है और बॉल को जोरदार किक करता है, जिसके बाद बॉल सीधा तेजी से आगे बढ़ती है और नेट के पास पहुंच के सीधा मूव होकर सीधा गोल के अंदर घुसती है, जिसके बाद इतोशी साई अपना पहला गोल करता है और इसी के साथ साथ जापान अंडर 20 टीम का भी पहला गोल होता है। इस गोल को देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं एंड सभी लोग इतोशी साई और जापान अंडर टीम की तारीफें करने लगते हैं। लेकिन अब इसागी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार वो लोग मैच को कैसे जीतेंगे, आखिरकार वो लोग कैसे सामना करेंगे इस बीस्ट का, इस इतोशी साई का। यहाँ पर अब इसागी काफी ज्यादा होपलेस हो जाता है और अब उसके इस मैच को जीतने की उम्मीदें भी कम हो जाती हैं। लेकिन फिर तभी उसके पास इतोशी रिन आता है एंड वो इसागी से कहता है, इसागी ज्यादा मत सोचो, तुम बस अपना पूरा ध्यान मेरे ऊपर रखना क्योंकि अब मैं इस अगले 90 मिनट के अंदर इन सभी चीयर करने वाले लोगों को रोने पर मजबूर कर दूंगा। अब फिर इसके बाद हम इतोशी
इतोशी साई को देखते हैं, जिसके पास उसकी टीम के कई सारे प्लेयर्स आते हैं एंड उसे गोल के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। बट यहाँ पर इतोशी साई काफी गुस्सा हो जाता है एंड वो अपनी टीम के प्लेयर से बोलता है कि तुम लोग मेरे पास भी मत आना, क्योंकि तुम सब के सब लूजर्स हो। अभी मैंने गोल करने के 3 मौके छोड़े हैं और इन तीनों ही मौकों में मैं गोल कर देता, लेकिन मैंने तीनों ही बार तुम लोगों को पास दिया, पर तुम सब लोग इन तीनों में से किसी भी बार में गोल नहीं कर पाए। लेकिन फिर इसके बाद इतोशी साई सेंडो से बात करता है और साई सेंडो को सबसे ज्यादा बुरा भला कहता है। वो उसे मंकी से कंपेयर करते हुए कहता है कि तुमसे बेहतर तो मंकी होता है, क्योंकि मैंने जिस पोजीशन पर तुम्हें बॉल पास की थी वहां से कोई बंदर भी गोल कर लेता, लेकिन तब भी तुमसे वो गोल नहीं हुआ और इसीलिए तुम इस टीम के सबसे फालतू प्लेयर हो। साई की बातें सुनकर सेंडो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर तभी ओलिवर सेंडो के पास आता है एंड वो सेंडो की तरफ से साई से कहता है बस करो साई, इस पर इतना भी गुस्सा मत करो। लेकिन इस वाली बात पर इतोशी साई ओलिवर से कहता है कि जो भी स्ट्राइकर गोल नहीं कर सकता है उसके लिए मेरी नजरों में कोई भी इज्जत नहीं है। सेंडो इन सब बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन टीम का कैप्टन ओलिवर उसे समझा देता है एंड वो उससे कहता है कि अभी तो गेम की शुरुआत ही हुई है, इसलिए तुम आगे अपने आप को साबित कर सकते हो। लेकिन दूसरी साइड हम ब्लू लॉक टीम के मेंबर्स को देखते हैं, जो कि अब गोल होने की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुके थे एंड उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग इस मैच को कैसे जीतेंगे। इधर ईगो भी स्टेडियम से इस मैच को देख रहा था। यहीं पर ही आनरी यानी कि ईगो के असिस्टेंट ईगो से कहती है कि ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है और हमारी टीम के प्लेयर्स ने जैसी प्रैक्टिस की थी वो वैसा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सुनकर ईगो बहुत ही शांति से आनरी से कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है और ऐसा कुछ होगा इस बारे में मैं पहले से ही जानता था। बट ईगो की बात सुनकर आनरी उससे कहती है कि अगर आपको इन बातों का पहले से अंदाजा था तो आप इन सब को जानकर भी कैसे इतना कूल रह सकते हैं। लेकिन फिर आनरी की बातों का जवाब देते हुए ईगो उससे कहता है देखो आनरी, बात यह है कि प्रैक्टिस के अंदर परफॉर्म करना और एक रियल गेम के अंदर परफॉर्म करना दो अलग बातें हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस में खेलते टाइम इन पर कोई भी स्ट्रेस नहीं था और इसीलिए बिना स्ट्रेस के लोग प्रैक्टिस में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट इस रियल गेम के अंदर इनका सामना स्ट्रेस से हुआ है। हमारे सभी प्लेयर्स के ऊपर इन सारे लोगों का स्ट्रेस है, उनकी ओपोनेंट टीम का स्ट्रेस है, उनकी अपनी फिजिकल कंडीशन का स्ट्रेस है और यहाँ तक कि उन्हें अपनी मेंटल चेंजेस का भी स्ट्रेस है। इसके साथ ही यहाँ पर जितना भी क्राउड आया है वो सभी लोग हमारी टीम के ओपोनेंट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए हमारे ब्लू लॉक टीम के सारे प्लेयर्स अंदर से होपलेस हो गए हैं और इसी वजह से वो लोग मैच के अंदर अपने असली पोटेंशियल को दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे प्लेयर्स को इन सारी चीजों को टैकल करना है तो इस मैच में उन्हें ये खुद से करना होगा। बट ये बात सुनते ही आनरी ईगो से कहती है क्या इन्हें खुद से ये सब टैकल करना होगा? सो क्या इसका मतलब ये है कि आप लोग इन्हें कोई भी सलाह नहीं देने वाले? प्लीज ईगो, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज आपको कुछ करना ही होगा। लेकिन फिर आनरी की इन सारी बातों को सुनकर ईगो उससे कहता है आनरी तुम बस शांत हो जाओ और बस मेरे इन बिना तराशे हुए नगीनों पर भरोसा करो, क्योंकि इनके अंदर इस गेम को जीतने का पूरा पोटेंशियल है। इधर फील्ड पर हम ये देखते हैं कि मैच फिर से स्टार्ट होता है, जहाँ पर इसागी बॉल लेकर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर इसागी अपने मन में सोच रहा होता है कि रिन ने उससे कहा था कि उसे सिर्फ उस पर ध्यान रखना है और फिर इसके लिए इसागी बॉल को सीधा रिन को पास करता है, जिसके बाद रिन बॉल को लेकर आगे जाने लगता है। लेकिन फिर तभी रिन के सामने जापान टीम का एक प्लेयर आ जाता है, जो प्लेयर होता है वाकात्सुकी, और ये रिन के आगे आकर रिन को रोक देता है, जिसके बाद रिन जल्दी से बॉल को पास करता है एंड बॉल को सीधा इसागी को देता है। लेकिन फिर तभी इसागी के आगे भी एक और प्लेयर आ जाता है, बट फिर तभी इसागी और रिन आपस में एक दूसरे को पास देने लगते हैं और बॉल को लेकर सीधा गोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब रिन और इसागी का ये कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा काम करता है और इसीलिए इस तरीके से ये दोनों बॉल को लेकर काफी आगे आ जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद रिन बॉल को सीधा पीछे पास करता है और पीछे खड़ा होता है बाचीरा, जो कि बॉल को रिसीव करके सीधा आगे बढ़ने लगता है। और जब बाचीरा के पास बॉल होती है तब इसागी और रिन दोनों तेजी से आगे जाते हैं, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि आगे नागी पहले से ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसागी, नागी और रिन तीनों डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं और बाचीरा बॉल को लेकर आगे आने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि जापान टीम का कैप्टन यानी कि ओलिवर सीधा इसागी के आगे आकर उसे गार्ड कर देता है और वहीं दूसरी साइड नागी को काजुमा गार्ड कर लेता है। लेकिन बाचीरा ही नोटिस करता है कि रिन अभी भी खाली है और इसीलिए वो बॉल को जल्दी से रिन को पास देता है और फिर रिन को जैसी बॉल मिलती है वैसी वो बॉल को लेकर सीधा गोल के पास जाता है। बट अचानक से रिन बॉल को लेकर सीधा कॉर्नर में आ जाता है एंड इसीलिए रिन की पोजीशन देखकर इसागी ये समझ जाता है कि यहाँ पर रिन भी बिल्कुल वैसे ही गोल करने वाला है जैसा उसके भाई इतोशी साई ने किया था। इसके बाद रिन जोरदार शॉट मारता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इतोशी रिन का शॉट इतोशी साई जैसा नहीं होता और इसीलिए जो फुटबॉल होती है वो गोल से बस थोड़ी सी बगल में जाती है और वहां से टकरा के वापस आ जाती है। लेकिन लकीली वहां पर ब्लू लॉक टीम का युकी मिया होता है, जो कि जल्दी से बॉल को रिसीव कर लेता है। बट तभी युकी मिया को रोकने के लिए वहां पर नेहरू आ जाता है। लेकिन फिर ये देखकर इसागी युकी मिया के पास आता है और वो वहां पर नेहरू का ध्यान भटका देता है, जिस वजह से युकी मिया बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद ही युकी मिया एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि बॉल सीधा गोल के अंदर जाती है। लेकिन गोल के अंदर पहुंचने से पहले हम ये देखते हैं कि वहां पर जापान अंडर 20 टीम का कैप्टन आ जाता है, यानी कि ओलिवर, और वो अपने लात से बॉल को गोल होने से रोक देता है। लेकिन इसके आगे भी ब्लू लॉक टीम का ओतोया इस मौके को छोड़ता नहीं है और वो जल्दी से बॉल के पास जाकर किक मारता है। लेकिन जापान टीम का एक दूसरा प्लेयर इस बॉल को गोल होने से भी रोक देता है एंड इस प्लेयर ने बॉल को अपने चेहरे से रोका होता है, इसीलिए फुटबॉल उसके चेहरे से टकरा के सीधा हवा में जाती है और बाउंस होकर सीधा पहुंचती है नागी के पास। अब नागी को रोकने के लिए जापान टीम के 2 प्लेयर्स उसके पास होते हैं और वो नागी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नागी बॉल को उनसे बचाते हुए सीधा हवा में जंप करता है और सीधा एक जोरदार एयर शॉट मारता है, जिस वजह से फुटबॉल सारे प्लेयर्स की आंखों के सामने से सीधा गोल के अंदर जाती है। और इसी तरह से ब्लू लॉक टीम
टीम का पहला गोल होता है और इस बार इस गोल को देखकर स्टेडियम में बैठे सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ब्लू लॉक टीम के प्लेयर्स जापान अंडर 20 टीम के सामने गोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि जापान अंडर 20 टीम को भी ये बिलीव नहीं होता कि ब्लू लॉक टीम ने उनके सामने गोल कर दिया है। लेकिन फिर इसके बाद ही हम नागी को देखते हैं, जो कि ग्राउंड पर अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपने गोल के सेलिब्रेशन में अपने एक हाथ को हवा में उठाता है। इसके बाद ही कमेंटेटर्स पूरे स्टेडियम के अंदर इस बात को अनाउंस कर देते हैं कि ब्लू लॉक की टीम जापान अंडर 20 टीम के साथ अपने स्कोर को 1-on-1 पर ले आई है। और इसीलिए अब स्टेडियम के सारे लोगों को ये पता लग जाता है कि ब्लू लॉक की टीम भी कोई कच्ची टीम नहीं है, और इसीलिए अब इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी ये कोई नहीं जानता है। इधर ब्लू लॉक टीम के प्लेयर्स खुशी के मारे नागी पर कूद जाते हैं और हम ये नोटिस करते हैं कि टीम के सारे प्लेयर्स इस गोल की वजह से बहुत ज्यादा खुश हैं। अब इसके बाद हम इसागी को देखते हैं, जो कि इस पूरे मैच को एनालाइज करता है एंड अपने मन में सोचता है कि अब उसकी टीम के प्लेयर्स को इसी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होकर खेलना होगा ताकि जापान अंडर 20 की टीम उनके प्लेयर्स को समझ ना पाए एंड वो लोग गोल्स करके इस मैच को जीत ले। अब इस बार मैच को इतोशी साई स्टार्ट करता है एंड वो बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार इतोशी साई के सामने आता है उसका छोटा भाई यानी कि इतोशी रिन, और इस तरह से दोनों इतोशी ब्रदर्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यहाँ पर इतोशी रिन इतोशी साई से बॉल लेने की पूरी कोशिश करने लगता है। यहाँ पर इतोशी साई अपने छोटे भाई इतोशी रिन से कहता है कैसे वो मेरे बेकार छोटे भाई, जो सुनकर इतोशी रिन अपने बड़े भाई साई से कहता है कि आज इस मैच के अंदर मैं तुम्हें सरपास कर दूंगा और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुमसे बढ़िया प्लेयर हूँ। अब इन सारी बातों के दौरान ये दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर इतोशी साई की टीम के मेंबर्स उससे बॉल मांगते हैं, लेकिन साई किसी की बात पर ध्यान नहीं देता है। और वहीं बात करें ब्लू लॉक की, तो ब्लू लॉक की तरफ से भी इतोशी रिन से इसागी बॉल मांगता है एंड वो रिन से कहता है कि रिन मैं तुम्हारे बैकअप के लिए हूँ। लेकिन यहाँ पर इसागी की बात सुनकर रिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो इसागी से कहता है कि तुम इससे दूर हो जाओ, इसागी ये लड़ाई हम दो भाइयों की है और इसीलिए तुम आउटसाइडर इससे दूर रहो। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि इतोशी साई रिन के सामने बॉल को घुमाने लगता है और वो बड़े प्यार से रिन को चकमा देते हुए बॉल को लेकर आगे निकल जाता है और वो बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए रिन से कहता है कि तुम मुझे कभी सरपास नहीं कर पाओगे बेकार छोटे भाई। अब इतोशी साई बॉल को लेकर सीधा गोल की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर सारी ऑडियंस भी चिल्लाने लगती है एंड सभी लोग साई को सपोर्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि कमेंटेटर्स भी ये बोलने लगते हैं कि इन दोनों भाइयों की लड़ाई के पहले राउंड को बड़े भाई ने जीत लिया है। अब इतोशी साई बॉल को लेकर काफी आगे आ जाता है और इसीलिए फील्ड पर उसके सामने होते हैं आर्यू, कारासू और निको। लेकिन फिर यहीं पर ही निको को अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईगो निको से बात कर रहा होता है। ईगो निको से पूछता है निको तुम्हारी हाइट और स्पीड दोनों ही बहुत एवरेज है और मेरे पास ब्लू लॉक के अंदर ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि हाइट और स्पीड में तुमसे बेहतर हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारी हाइट और स्पीड के एवरेज होने के बाद भी मैंने तुम्हें ही सेंटर बैक के लिए क्यों चुना है। ईगो की इस बात को सुनकर निको से कहता है हाँ सर मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि आपने मुझे इस टीम में इसीलिए शामिल किया है क्योंकि मेरा फील्ड ऑफ विजन सबसे अच्छा है और मैं मैच के अंदर खड़े होकर हर एक चीज को एनालाइज कर सकता हूँ। इस बात पर ईगो कहता है हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है कि तुम फील्ड पर खड़े होकर पूरे फील्ड को समझ सकते हो और इसीलिए तुम्हारी यही काबिलियत हमारी पूरी ब्लू लॉक टीम के लिए सबसे पावरफुल सेंसर बनेगी। अब इसके बाद हम प्रेजेंट में फिर से निको को देखते हैं, जिसके सामने इतोशी साई होता है जो कि बहुत तेजी से बॉल को लेकर आ रहा होता है और यहाँ पर निको इन सारी चीजों को देखकर सब कुछ एनालाइज कर लेता है और वो उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगता है जो वो यहाँ पर कर सकता है। अब इधर इतोशी साई के पास कारासू आ जाता है और इसीलिए कारासू की वजह से इतोशी साई बॉल को अपनी टीम के प्लेयर के पास करता है, लेकिन निको इन सारी चीजों को एनालाइज कर लेता है और इसीलिए निको उस प्लेयर के पास जाता है और बॉल को हिट करता है, जिसके बाद वो बॉल सीधा दोबारा कारासू के पास जाती है और इस बार कारासू बॉल को हैंडल कर लेता है। लेकिन अगले पल कारासू इस बात को नोटिस करता है कि उसे जापान अंडर 20 टीम के कई सारे प्लेयर्स ने घेर लिया है और इसीलिए अब कारासू का बॉल को लेकर आगे जाना पॉसिबल नहीं होता है एंड इसके लिए कारासू बॉल को ओतोया को पास कर देता है। लेकिन ओतोया के पास दाराई होता है जो कि ओतोया को काफी ज्यादा परेशान करता है एंड इसलिए ओतोया बॉल को फिर से कारासू को पास करता है, जिसके बाद ही कारासू और ओतोया एक दूसरे के साथ बॉल को पास करते हुए आगे आते हैं। लेकिन अब यहाँ जैसी बॉल ओतोया के पास आती है वैसी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है, यानी कि जापान अंडर 20 टीम का कैप्टन, और इसीलिए अब ओतोया समझ जाता है कि अब यहाँ से कंडीशन थोड़ी सी हार्ड होने वाली है और फिर इसके लिए ओतोया बॉल को चिगिरी को पास करता है, वही चिगिरी जो कि ब्लू लॉक टीम के अंदर सबसे फास्ट है। अब चिगिरी बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ने लगता है, बट तभी ओलिवर उसे भी रोकने आता है, लेकिन चिगिरी उसे चैलेंज करता है एंड वो ओलिवर से कहता है कि अगर तुझमें दम है तो मेरी स्पीड को मैच करके दिखा। एंड फिर ये बोलकर चिगिरी बॉल को लेकर बहुत तेजी से आगे निकलता है और अब क्योंकि चिगिरी स्ट्रेट लाइन में भागने में बहुत ही ज्यादा तेज है, इसलिए यहाँ पर चिगिरी ओलिवर को बहुत पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है और चिगिरी को भागते हुए देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी बंदूक की गोली निकल कर चल रही हो। अब चिगिरी गोल के काफी पास आ जाता है, लेकिन फिर वहाँ पर ही जापान टीम के सारे मिडफील्डर्स उसे घेर लेते हैं और इसीलिए यहाँ से चिगिरी के लिए गोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी चिगिरी ये नोटिस करता है कि कारासू इस टाइम पर अकेला है एंड उसके आसपास जापान टीम का कोई प्लेयर नहीं है और फिर इसीलिए चिगिरी जल्दी से बॉल को कारासू को पास करता है। बट यहाँ पर बॉल जैसे ही कारासू के पास आती वैसे उससे पहले यहाँ पर इतोशी साई
आता है और वो बॉल को हैंडल कर लेता है और फिर साई बॉल को बहुत जोर से हिट करता है, लेकिन लकीली इस बार बॉल सीधा हितोशी रेन के पास आती है और इसीलिए रेन बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ता है। लेकिन रेन को रोकने के लिए उसके सामने ओलिवर आ जाता है और यहाँ पर ओलिवर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं इस ब्लू लॉक की टीम के बारे में पूरी तरह से गलत था। मुझे लगा था कि ये लोग सिर्फ कुछ टीनेजर बच्चे हैं और इनकी बजाय हम लोग जापान देश के नेशनल प्लेयर्स हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि ये ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स असल में बीस्ट है, ऐसे बीस्ट जो कि पूरी तरह से भूखे हैं और ये हमें खाने वाले हैं, और इसीलिए अब मैं इस मैच को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। अब हालांकि यहाँ पर देखते हैं कि जिस टाइम पर ओलिवर ने रेन को घेरा होता है उसी टाइम पर ओलिवर के पीछे इसागी आ जाता है ताकि वो रेन की हेल्प कर सके, और फिर इसके बाद रेन और इसागी दोनों मिलकर ओलिवर को भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओलिवर अपने दिमाग को शांत रखता है एंड वो इन दोनों के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आता है। अब यहाँ पर ओलिवर का ये प्लान होता है कि वो किसी तरह से हितोशी रेन के राइट लेग को कवर कर दे ताकि उसे मजबूरी में आकर लेफ्ट पैर का इस्तेमाल करना पड़े। और ओलिवर ने लास्ट टाइम ये नोटिस किया था कि हितोशी रेन जितने बढ़िया शॉट्स अपने राइट लेग से मारता है वो उतने बढ़िया शॉट्स अपने लेफ्ट लेग से नहीं मार पाता है, और इसीलिए अगर रेन ने लेफ्ट लेग से शॉट मारा तो जापान टीम का कोई प्लेयर बॉल को पक्का कैच कर लेगा। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हितोशी रेन होता है वो बॉल को किक तो लेफ्ट साइड से ही करता है, लेकिन वो जिस पैर का इस्तेमाल करता है वो होता है उसका राइट लेग। और यहाँ पर हितोशी रेन की पोजीशन क्या होती है इसे आप सभी अपने सामने देख ही सकते हैं। और फिर यहीं पर हम ये देखते हैं कि हितोशी रेन अपने इसी शॉट से खड़े खड़े गोल कर देता है, और इसी के साथ ही ब्लू लॉक की टीम के 2 गोल हो जाते हैं। अब इस गोल को देखकर ब्लू लॉक की टीम के सारे मेंबर्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसागी अपने मन में ये भी सोचता है कि हितोशी रेन सच में एक जीनियस है। लेकिन अब इसागी ये डिसाइड करता है कि अगला गोल वो करेगा। अब इस दूसरे गोल के बाद ही हम ये देखते हैं कि जापान अंडर 20 टीम के प्लेयर्स के बीच अब प्रेशर बढ़ने लगता है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि हितोशी इसाई टीम के मेंबर्स को भी सुनाने लगता है। एंड वो सेंडो से तो ये भी बोलता है कि तुम एक नंबर के गधे हो, तुम जैसे इडियट से एक भी गोल नहीं हो रहा, आखिरकार तुम गोल करने के कितने मौके छोड़ोगे। लेकिन फिर इसके बाद हितोशी इसाई इन सारी बातों को इग्नोर करता है और फिर से अपना ध्यान मैच पे लेके आता है, क्योंकि अब सभी प्लेयर्स को ये पता लगता है कि अब मैच के फर्स्ट हाफ को खत्म होने में सिर्फ 3 ही मिनट बाकी है। अब मैच फिर से रिस्टार्ट होता है जहाँ पर हितोशी इसाई बॉल को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार फिर से हितोशी इसाई को रोकने आता है उसका भाई हितोशी रेन। हालांकि इसी टाइम पर इसागी ये नोटिस करता है कि इस टाइम पर जापान अंडर 20 की टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में है और इसीलिए ये टीम गोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रही है। अब इसके बाद हितोशी इसाई अपने भाई हितोशी रेन से बॉल को बचाने के लिए बॉल को सीधा अपनी टीम के दूसरे प्लेयर की तरफ फेंकता है जिसका नाम होता है तेरू कित्सुने जाटो। लेकिन अब क्योंकि इस बड़े से नाम वाले को मांगा के अंदर कित्सुने कहा गया है इसलिए हम भी सिर्फ इसे कित्सुने कहेंगे। अब हितोशी इसाई जैसे कित्सुने को बोल देता है वैसे कित्सुने भी बॉल को रिसीव कर लेता है, लेकिन तभी कित्सुने ये देखता है कि उसके पास ब्लू लॉक टीम से बाचिरा और इसागी दोनों आ चुके हैं जो कि उससे बॉल लेने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है। लेकिन इतने में ही जापान टीम का दूसरा प्लेयर जिसका नाम केंटो होता है वो कित्सुने के बगल में आ जाता है, और इसीलिए केंटो को देखकर कित्सुने बॉल उसकी तरफ पास करता है, जिसके बाद ही केंटो बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब केंटो गोल के काफी पास होता है और इसीलिए वो गोल करने के लिए बॉल को बहुत तेजी से किक करता है, लेकिन तभी बॉल को रोकने के लिए वहां पर निको आता है। बट तब भी हम ये देखते हैं कि केंटो बॉल को मारने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से बॉल सीधा गोल के अंदर जाती है। लेकिन बॉल को गोल के अंदर जाने से पहले गागामारू से रोक देता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि फुटबॉल गागामारू के हाथ से टकरा के कहीं और निकल जाती है, और इसीलिए जिस तरफ बॉल जाती है वहां खड़ा होता है हितोशी इसाई जो कि बिना देरी के बॉल को रिसीव करता है और बॉल को लेकर सीधा गोल की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पर फिर से हम ये देखते हैं कि ब्लू लॉक टीम के इसागी और बाचिरा दोनों ने फिर से हितोशी इसाई को घेर लिया है, लेकिन इस बार हितोशी इसाई इन दोनों को ही कंफ्यूज करता है और वो बॉल को लेकर इन दोनों के बीच से निकल जाता है। लेकिन फिर इसके बाद इसाई बॉल को पास करता है सैंडो को, उसी सैंडो को जिसे वो बहुत ज्यादा सुना रहा था, और इसलिए यहाँ पर जैसे ही सैंडो के हाथों में बॉल आती है वैसे ही सैंडो खुद से कहता है कि इस बार तो वो गोल करके ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर सैंडो के सपने पर पानी फेरने आता है हितोशी रेन एंड वो यहाँ पर आकर बॉल को हिट करता है और बॉल को पास करता है सीधा बाचिरा और इसागी की तरफ, लेकिन इस बार फिर से बॉल को साई रिसीव कर लेता है और इसीलिए वो खुद से कहता है कि इस बार गोल करना किसी और के बस की नहीं है एंड इसीलिए वो इस गोल को खुद ही करेगा। और फिर इसी सोच के साथ हितोशी इसाई बॉल को लेकर सीधा गोल की तरफ आता है और जोरदार किक मार के बॉल को गोल करता है, और इस बार ऐसा लगता है कि बॉल सीधा गोल के अंदर पहुंच ही जाएगी। लेकिन फिर सही टाइम पर यहाँ पर आर्यू आता है एंड वो अपनी लंबी हाइट का फायदा उठाकर सीधा बॉल की तरफ लात मारता है और अपने लेफ्ट लेग का यूज करके बॉल को गोल में जाने से रोक देता है। लेकिन फिर ऐसा होने के साथ ही मैच का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है और इसीलिए फर्स्ट हाफ के अंदर लीड होती है ब्लू लॉक टीम के पास, क्योंकि फर्स्ट हाफ के एंड में फाइनल स्कोर होता है जापान अंडर 21 और ब्लू लॉक 2, और इसीलिए इस स्कोर को देखकर ब्लू लॉक की पूरी टीम बहुत खुश होती है। यहाँ तक कि इसके बाद हम ये भी नोटिस करते हैं कि अब तो कमेंटेटर से लेकर ऑडियंस तक सभी लोग ब्लू लॉक की टीम के लिए भी चीयर करने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो ब्लू लॉक की टीम ने लीड हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी दोस्तों ये मैच आधा बाकी है और इसीलिए मैच के सेकंड हाफ के अंदर कुछ भी हो सकता है। ब्लू लॉक की टीम मैच को जीत भी सकती है या फिर जापान अंडर 20 की टीम ब्लू लॉक को हरा भी सकती है। लेकिन दोस्तों इस मैच के सेकंड हाफ के अंदर क्या होता है ये आपको पता लगेगा हमारी अगली वीडियो के अंदर। सो इसीलिए अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है एंड आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप सबके सब इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी जरूर से करिए, और हाँ वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर करिए। और अगर दोस्तों इस वाले पार्ट पर अच्छा
रिस्पॉन्स आता है तो फिर हम बहुत ही जल्द इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।